को खाली जाना दबा 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 दबा। 15 मिनट निकाल लो, मजलिस को वोट दो। 15 मिनट निकालो, जमहूरियत को मजबूत करो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। उनके पास कुछ है नहीं, दरअसल हमने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूँ, गयूर मुसलमान हूँ। तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूँ, देखते हैं क्या तमाशा होता है। ओवैसी क्या कहते हैं AMIM के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है, और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं, ठीक है ना। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, और आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात करूंगा भारतीय पॉलिटिक्स के ओवैसी चैप्टर की। क्या मुसलमानों का लीडर सिर्फ मुसलमान वाली ओवैसी की लाइन काम करने लगी है? क्या इस लाइन ने कथित सेकुलर और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता की मलाई काटने वालों की राजनीति के लिए खतरे की घंटी बजा दी? क्यों यह कहा जा रहा है कि पहले बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में AIMIM की दमदार परफॉर्मेंस ने राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी? कोई कह रहा है कि हैदराबाद से आए भाईजान बंगाल और यूपी में भी तूफान लाकर ही मानेंगे क्या? कोई कह रहा है कि मुसलमानों के बीच जितनी मजबूत इमेज ओवैसी की है, उतनी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नहीं है भाई। क्या ऐसा सच में है? मालेगांव से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं? क्या ओवैसी की ये बढ़ती पॉपुलैरिटी, उनका बढ़ता वोट बैंक देश की पूरी पॉलिटिक्स को पलटने वाला है? आज ये सब आपको बताऊंगा, और ये भी कि ओवैसी की मुस्लिम राजनीति क्या सांप्रदायिकता की बड़ी गहरी लकीर खींच रही है, जैसा कि दावा उनके विरोधी करते हैं। AIMIM के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। 20% आबादी ने राजनीति की नई धारा, नए रुख और नए रफ्तार को क्या पकड़ लिया है? क्या मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि निकाय चुनाव हो या विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव, वो चुनेंगे तो सिर्फ मुसलमान लीडर को? क्या देश के मुसलमानों ने हैदराबाद से चली कौमी इत्तेहाद की आवाज सुन ली है? क्या मुसलमानों का भरोसा अब सिर्फ और सिर्फ भाईजान पर है, हैदराबादी भाईजान पर? तो सियासी बिसात पर क्या शह और मात कहता है? अभी तो उठी है लहर, देख हवा का एक कतरा क्या करामात करता है। इसी लाइन पर हैदराबादी भाईजान फुल ऑन है। धीरे धीरे AIMIM के पसरते पांव ने कईयों के लिए मुस्लिम वोट बैंक की छांव को सिकोड़ कर रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक जीते थे, मतलब उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा। जबकि महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में 126 पार्षद सीटों पर जीत हासिल की। क्या जनता ने पुंगी बजा दी, किस्सा खत्म। अब क्या करेंगे? अब क्या वो बोल के फायदा क्या है? जनता ने वोट डालकर सबकी पुंगी बजा दी, जनता ने बता दिया। तो सवाल ये है कि ओवैसी की उड़ती पतंग ने किनकी पतंग काट दी? क्या सच में बिहार और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद ओवैसी और AIMIM मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए चेकमेट का प्लान एग्जीक्यूट कर चुकी है? तो ओवैसी की सियासी पतंग के पेच में कौन कौन फंसता दिख रहा है?
ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन वाले राहुल गांधी? को लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मोहब्बत की दुकान का क्या होगा, समाजवादी पकवान का क्या होगा और तृणमूल के सियासी इम्तिहान का क्या होगा? बस सवालों के इसी तरन्नुम ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों के होश उड़ाए हुए हैं। अगर बंगाल में एआईएमआईएम ने बिहार वाला दांव चला तो? अगर यूपी में ओवैसी के प्रत्याशियों ने समाजवादियों को घेरा तो? अगर 2029 तक ओवैसी ने कांग्रेस की चिर प्रतीक्षित रणनीति पर पानी फेरा तो? बस इसी तो पर सारी तरकीबें अटकी। बिहार और महाराष्ट्र के बाद माथापच्ची बंगाल और उत्तर प्रदेश को लेकर है कि अगर ओवैसी को दोनों ही राज्यों में कथित सेकुलर पार्टियों ने लिफ्ट नहीं दिया तो क्या होगा? क्या वही होगा जो हाल बिहार और महाराष्ट्र में हुआ? बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी बंगाल में भले कुछ खास नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम फॉर्म में। अगर ओवैसी फैक्टर ने बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के 75% मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। बंगाल में करीब 6 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इसमें मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, जंगीपुर में 62%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35.5%। ये आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव प्रसाद, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। पहचान मायने रखती है। सच यही है कि ओवैसी बीच की धारा के बजाय कौम की धारा को लेकर मैदान में है। वही कौम की धारा जिसके साथ बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद की बेरहामपुर सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मात दी थी। तब इस सीट पर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतारा था और ये अपील की थी कि इस बार अपने भाई को वोट दें, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा। অধীর চৌধুরীকে হারানোর জন্য মুসলমান খাড়া করা হলো। কোন মুসলমান খারাপে তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু নির্বাচনের সময় একটা মুসলমান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসে তার নাম তার খ্যাতিকে ব্যবহার করে তার পরিচয় দেওয়া হলো কে না, এ হচ্ছে তোমাদের ভাই। এতদিন তোমরা দাদাকে ভোট দিয়েছো, এবার তোমরা ভাইকে ভোট দাও। অর্থাৎ আমাকে বানিয়ে দেওয়া হলো হিন্দু, যাকে নিয়ে আসা হলো তাকে বানিয়ে দেওয়া হলো মুসলমান। ভাইকে যদি ভোটটা দাও তাহলে মুসলমান সমাজ বড় গুনাহ হয়ে যাবে, এ কাজ তোমরা করো না। ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের মানুষ ভোট দিল। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में 34 विधानसभा सीटें आती हैं। दोनों ही बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% है और 50 सीटों पर 20 से 30%। क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले चेहरे इसलिए उतरे हुए हैं
क्योंकि बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने खुद तो शानदार परफॉर्म किया ही, लेकिन इंडी ब्लॉक की नैया भी डुबा दी। बंगाल के मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट पर 2024 के चुनावों में यूसुफ पठान को उतारकर जिस कौमी लाइन पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पटकनी दी थी, उस दांव पर मंझे हुए खिलाड़ी ओवैसी बनते दिख रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों के नजरिए से कल्पना करिए कि बंगाल और यूपी में अगर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए तो क्या ही होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एंटी बीजेपी वोट करता है तो यह ट्रेंड भी हालिया चुनावों में दिखा है कि जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, वहां मुसलमानों ने एआईएमआईएम को मौका दिया उनके नेताओं को चुनने। हाल ये है कि ममता के लिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती डबल हो चुकी है। हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के अपने मिशन में जुटे हुमायूं साफ कह चुके हैं कि उनकी नई पार्टी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमने ये जानने की कोशिश की कि बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में क्या ओवैसी मुसलमानों के लीडर के तौर पर अपनी जगह बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बस कुछ ही महीनों का समय रह गया है। पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने हाल ही में ही अपनी नई पार्टी लॉन्च की है, जनता उन्नयन पार्टी, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि आने वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ जो है एक अलायंस होगा और साथ ही एक साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। कोलकाता के खिदरपुर इलाके में हम मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या ओवैसी जो है एक बड़े दावेदार के तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में उभर कर आएंगे। आप देखिए तो ये नया जो पार्टी जो अपने आप को मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जैसे कि ओवैसी हुआ और जैसे कि अभी ये हुमायूं कबीर वो आए हुए हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी इस सियासत में नहीं है कि हमारे कोई अलग से नुमाइंदा रहे। कोई भी पार्टी आता है जाता रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी मुसलमानों के इतिहास में बहुत सारा काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या खाता खुल सकता है इस बार चुनाव में ओवैसी का? क्या लोग पसंद कर रहे हैं ओवैसी को बंगाल में? बंगाल में तो ये चीज है नहीं। पश्चिम बंगाल में एक ही चीज है, एक ही नारा है, जय बांग्ला। दादा, बहुत बार आरोप लगता है ओवैसी पर कि वो बीजेपी के बी टीम के तौर पर अलग अलग राज्यों में काम करती है, क्या आपको भी वैसा लगता है? 100% ये है कि आज फंडेड बाय बीजेपी, ओवैसी की पार्टी आज फंडेड बाय बीजेपी हम लोग ने देखा। ममता बनर्जी के लिए बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों के मुसलमानों के बयान तसल्ली देने वाले हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी की राजनीति के लिए बंगाल के मुसलमानों ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया है, या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ओवैसी की जीत सरकार में मुसलमानों की स्थिति को मजबूत करती नहीं दिखती। देखिए, पहला बात है कि अगर ओवैसी साहब को इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो यहाँ राज बना सकेगा, तभी तो उसको इंटर करना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी आप यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, बिहार में ये 6 सीट जो अभी ओवैसी लाया है, तो अगर ये इन लोग का साथ मिल जाता, कांग्रेस वाला मिला लेता या आरजेडी वाला मिला लेता, तो इनका भी कुछ सीट बचता, ओवैसी का भी बढ़ता। तो ओवैसी साहब और ये जैसे हमारे इलाका के ऊपर बात है, कहीं मुसलमानों को मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुसलमान वहाँ का अगर नेता पहले से है, अगर वो काम कर रहा है, अगर उसको ओवैसी साहब को बोले कि हमको जो है वोट दीजिए, तो हो सकता है कि मान ले। ममता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। ये वो शील्ड है जिसे आगे रखकर वो मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाना चाहती है। ये वो मंत्र है जो अखिलेश यादव भी जपते हैं और कांग्रेस के नेता भी, और ओवैसी बी टीम वाले इल्जामों पर जवाब देते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी एक शानदार वक्ता है जो मुसलमानों को उनके मुद्दों से कनेक्ट करते हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी उतने असरदार नहीं हैं जितने ओवैसी। ओवैसी सेक्युलरिज्म की धारा वाली पार्टियों पर तंज कसने और उन्हें चुनौती देने के साथ साथ उन पर तीखे हमले करने से भी नहीं चूके। तो क्या यही ओवैसी की मुसलमानों के बीच उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि मोदी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर ही ओवैसी मुसलमान और राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है। ओवैसी की आक्रामक शैली, भाषा और गहरे भावार्थ
भले ही आलोचनाओं के घेरे में आते रहे हों, लेकिन सच यह है कि यही तीनों मुसलमानों के बीच ओवैसी को एक लीडर के तौर पर भरोसेमंद और पसंदीदा बनाते हैं। क्या ओवैसी ब्रांड राजनीति ने एक बात साफ कर दी है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को अब या तो उनके साथ आना पड़ेगा या फिर मुस्लिम वोट बैंक को धीरे धीरे खोना पड़ेगा। 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स की बदौलत ही मुस्लिम बहुल जिलों में शानदार प्रदर्शन किया था। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थीं, मालदा की 12 सीटों में से 8 और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटों पर टीएमसी ने विजय हासिल की थी। लेकिन इस बार ओवैसी अलग तेवर में हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोलिए अल्लाह अकबर बोले, बड़ा खुश। अरे देखो भाई ममता बनर्जी बोले, बास जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे लोग मियां कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने का काम है। ओवैसी इसी लाइन पर कथित सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। बंगाल में ओवैसी क्या कोई करामात करेंगे या यूपी में अखिलेश की परेशानी बढ़ाएंगे? ये बात भले आगे की है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि ओवैसी की बार्गेनिंग पावर बढ़ी है। वो कथित सेकुलर पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। वो मुसलमानों को अपनी हिस्सेदारी की बात समझाते हैं और ये बात भी मुसलमानों तक पहुंचा चुके हैं कि मुसलमानों का लीडर मुसलमान ही होना चाहिए। लेकिन ओवैसी के लिए राह इतनी भी आसान नहीं। पतंग कब जमीन पर आ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि ओवैसी की मुस्लिम राजनीति की बुनावट खुद पढ़े लिखे मुसलमानों के भी गले से नीचे नहीं उतरती। महाराष्ट्र में हाल में हुए निकाय चुनाव या लोकल बॉडीज इलेक्शन में एक देखा जा रहा है कि ओवैसी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है, खासतौर पर मुसलमानों का, जिसकी वजह से उनके जो नंबर्स हैं सीट के काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सवाल ऐसा है कि क्या मुसलमान ओवैसी की बातों पर भरोसा करते हैं? हम मुंबई के एक एनटॉप हिल इलाके में हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है शहर का। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ओवैसी जी की जो झूठी झूठी बातें हैं, जो उन्होंने लोगों को गुमराह करके जो हमारे मुसलमान भाइयों को वोट लेते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला सर। बोल रहे हैं ओवैसी बार बार, ज्यादातर उनके नेता हो चाहे वो खुद हो, कि वो देश के प्रधानमंत्री एक बुर्का पहनने वाली महिला को बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक जो ओपन विचार की महिला है मुस्लिम, क्या उसके ओवैसी विरोधी हैं? बुरखे वाली क्यों बनेगी प्रधानमंत्री? बगैर बुरखे की भी तो बन सकती है। ये हमारी बहन खड़ी है बुरखे वाली, तो ये बन सकती है और हम नहीं बन सकते? ये गलत है। ऐसी बात नहीं कि वो पसंद नहीं करते, वो नहीं, बात वो तो करते हैं अपनी, मगर ये कि वो भड़काने वाली बात भी मुसलमानों के करीबी और हिंदू मुस्लिम की बात, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसी बातें नहीं लगती है ज्यादा उनकी। नहीं। आपको उनको सुनना पसंद? हाँ, उनको उनकी बातें अच्छी लगती। ओवैसी साहब का एक अलग ही स्टाइल है, जिस वजह से सभी फैड हो रहे हैं उनके। अगर आप भी देखो तो यानी कि उनका एक वो जो पतंग वाला स्टाइल है, बच्चों को क्या होता है कि यानी कि वो चीज इंटरेक्ट कर दी है, जिस वजह से शायद से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर दी आज के तारीख में। ओवैसी ब्रांड राजनीति पर मुसलमानों की अलग अलग राय के बावजूद महाराष्ट्र निकाय चुनावों में ओवैसी अपनी राजनीति का जलवा दिखा चुके हैं। एआईएमआईएम का सियासी प्रभाव सिर्फ मराठवाड़ा के मुसलमानों तक सीमित नहीं, बल्कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई तक फैल चुका है। मालेगांव, संभाजीनगर, नांदेड़ जैसे 1 दर्जन शहरों में ओवैसी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल मालेगांव में किंग मेकर बनकर उभरी है, तो संभाजीनगर में एआईएमआईएम मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है।
खास बात यह है कि ओवैसी के जीते पार्षदों के तेवर और अंदाज और अरमान भी ओवैसी जैसे ही दिखते हैं। धर्म की धुरी पर घूमती ओवैसी की राजनीति ने मुंबई से ही इशारा समाजवादियों को भी दे दिया है, क्योंकि मुंबई का जो मुस्लिम इलाका 2 दशकों से समाजवादी गढ़ माना जाता था, बीएमसी चुनावों में ओवैसी की पार्टी को वहां 8 सीटें मिली, जबकि अखिलेश की पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37। फिलहाल तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम पटक चुकी है, लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी के लिए खतरा अभी टला नहीं है। तो क्या बारी उत्तर प्रदेश में जवाब देने की है, या फिर समाजवादी पार्टी बिहार और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी को लेकर अपना मन बदल चुकी है? इस सवाल पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। एआईएमआईएम को लेकर क्या आप लोग गठबंधन के सामने हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था? तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीज़ों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। ओवैसी के सालारों के ऐसे बयान मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वालों की सांसत बढ़ा देते हैं। वो जानते हैं कि ओवैसी के हर बयान से लेकर हर तकरीर तक को देश के साथ ही यूपी का मुसलमान भी सुन रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। ओवैसी का ये तेवर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ पर भारी पड़ सकता है। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में ओवैसी को लेकर मुसलमानों की राय बननी शुरू हो चुकी है। असली तो मुद्दा यह है कि जो विकास करता है उसको पसंद करता है हर आदमी, क्या हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए, मुस्लिम रुझान ज्यादातर बढ़ रहा है मजलिस की तरफ को। वो इसलिए बढ़ रहा है कि और दूसरी पार्टी जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम का वोट तो मांगती हैं, लेकिन मुस्लिम की बात नहीं करती। पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम मुद्दे जो भी होते हैं वो ओवैसी साहब उठाते हैं। देखिए, वो पार्टी एक मुस्लिम लीग पार्टी है, वो अपने साथ सभी को लेकर चल रही है। वो अपने राज्य में भी और जगह भी, हिंदुस्तान है, सभी को जमहूरियत है, सभी को अपना अपना अधिकार है। वो पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और पार्टियां भी अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। सर, इसमें नहीं कह सकते कि मुसलमानों को पहली पसंद ओबीसी या अदर मतलब पार्टी का कोई भी हो सकता है। जो अच्छा काम करेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा जिसका, या मतलब जो जनता की अच्छा सोचेगा, वही होना चाहिए। मुसलमान की असली अगर पसंद होना चाहिए तो वो एक चीज़ ये मांगे कि जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर जो है दंगे ना होते हों, वो इस पे ध्यान दें। अब अगर 83% मुस्लिम वोट जो 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के खाते में गिरे थे, अगर उनमें से कुछ वोट ओवैसी की तरफ शिफ्ट हुए तो क्या होगा? पिछले दिनों लखनऊ में अखिलेश यादव ने सांसदों की एक बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि इसमें ओवैसी इफेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई थी। ओवैसी के तेवर और उनके समाजवादियों पर तीखे हमलों ने अखिलेश के सिपह सालारों की टेंशन बढ़ाई हुई।
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे, मैं देख चुका हूं। आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अगर देखें तो ओवैसी और उनकी राजनीति के 3 अहम हिस्से हैं। एक हिस्सा कम्युनल दिखता है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान है, जिसकी चर्चा आज भी सीनियर ओवैसी करते हैं। लेकिन चूंकि वो बैरिस्टर हैं, इसलिए इशारे और तमाशे के साथ करते हैं ताकि कानूनी पचड़ा ना हो। ओवैसी की राजनीति का दूसरा हिस्सा है मुसलमानों को कथित सेक्युलर पार्टियों के झंडे से बाहर लाकर अपनी कौम का लीडर बनाने और बनने का। और ओवैसी की राजनीति का तीसरा बड़ा अहम हिस्सा है राष्ट्रवाद का। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ओवैसी सांसदों की उस टीम का हिस्सा रहे जिसने विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली। ओवैसी हर मंच से यह बात कहते रहे कि विचारधारा के स्तर पर वो बीजेपी और मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन बात जब देश और भारतीयों की होगी तो वो मजबूती से देश का पक्ष रखेंगे। वहीं ओवैसी के विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते नहीं थे। जितने भी चुनाव आज हो रहे हैं, सबके सीटें घट रही हैं, लेकिन भाजपा और एएमआईएम की सीटें बढ़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि हिंदुओं को बताया जाता मुसलमानों से खतरा है और ओवैसी बताता मुसलमानों को तुमको हिंदुओं से खतरा है। कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। सवाल है कि क्या ओवैसी के इरादे कदम दर कदम चलकर देश की 17% मुस्लिम आबादी का इकलौता झंडा बरदार बनने के हैं? ओवैसी जहां एक तरफ मन से चिल्लाकर कहते हैं कि एक दिन बुरखे वाली इस देश की पीएम बनेगी, वहीं विपक्ष लगातार ओवैसी पे हमलावर होते हुए आरोप लगाता रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली की मुसलमान क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर हम उनसे बात करेंगे। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है, तो वो तो कुछ भी कह सकती है। लेकिन जैसे कि अभी 15 में चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने लिए वोट मांगा है, अच्छी खासी जीत हुई है तो वो अपने लिए वोट मांगता है, विपक्ष के लिए नहीं मांगता ना। देखिए जिस तरीके से मजबूती से एमआई चुनाव लड़ रही है, तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीएमसी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, टीएमसी को कहीं ना कहीं जरूर नुकसान पहुंचेगा। जी, ओवैसी को सिर्फ वो लोग पसंद करते हैं जो कट्टरवाद से ताल्लुकात रखते हैं। जो भी हो, पर हैदराबाद से निकलकर ओवैसी धीरे धीरे ही सही अपनी मुस्लिम राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। मुस्लिम युवाओं में ओवैसी की तकरीरें जगह बना रही हैं। क्या ओवैसी ने मौके को पहचान लिया है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के उभार के बीच मुसलमान और राष्ट्रवाद का सूत्र सटीक निशाने पर बैठेगा? तो फिर जाति वाले फार्मूले के भरोसे बैठे चेहरों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर, बॉस क्या ही चल रहा है पाकिस्तान। भारत ने एक धुरंधर फिल्म क्या बनाई कि पाकिस्तान में खौफ की आंधी चल पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को गजब का शौक लग गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर खुद को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट से कवर करके रखता है। कहा जाता है कि मुनीर सोता भी है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, कोई मीटिंग भी अटेंड करता है तो बुलेट प्रूफ की सिक्योरिटी के साथ। और अब तो यह कहा जा रहा है कि असीम मुनीर के स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक इवेंट के दौरान भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। गजब ही नहीं हो गया? ऊपर से गजब तो यह भी है कि पाकिस्तान में लोग ये भी कह रहे हैं कि एक धुरंधर फिल्म कम थी तो इंडिया ने बॉर्डर 2 रिलीज कर दी। क्या क्या चल रहा है वहां, जरा एक रिपोर्ट देखिए। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। ये मुनीर के डर की 3 तस्वीरें हैं।
ये अंदर घबराए हुए लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान लिए डरपोक मुनीर की तस्वीरें हैं। दुनिया के सामने सूरमा दिखने का नाटक, लेकिन अंदर ही अंदर हमले का वो खौफ, जिसकी वजह मुल्ला मुनीर को 24 घंटे बुलेट प्रूफ वाला कवच पहनना पड़ता है। ये दावोस में गाजा पीस समिट की तस्वीर है, जहां आतंकी देश पाकिस्तान के नुमाइंदे शहबाज और मुनीर भी पहुंचे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आसिम मुनीर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ खड़े हैं। इसमें आसिम मुनीर के कंधे कुछ उभरे हुए नजर आ रहे हैं। मुनीर की पीठ पर एक मोटा उभार दिखाई दे रहा है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी आसिम मुनीर का शरीर काफी मोटा तगड़ा दिख रहा है। इसमें भी सामान्य कदकाठी वाला मुनीर पहलवानों की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होगी, इसलिए चाल ढाल बदली हुई सी दिखाई दे रही है। हैरानी तो इस बात की है कि दावोस में चल रहे गाजा शांति समारोह में आतंक परस्त मुल्ला मुनीर की मौजूदगी दिखाई दी। दूसरी हैरानी की बात यह है कि जिस समय मुनीर दावोस में था, उस समय वहां राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन इसके बाद भी मुनीर अपनी जान की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखाई दे रहा था। अब यह भी समझिए कि मुल्ला मुनीर के कितने दुश्मन हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पहले नंबर पर तो अफगानिस्तान की काबुली वाली की फौज है, जो फिदाइन हमला करके मुनीर की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बलूच आर्मी है, जो मुनीर को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। इसी तरह टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से मुनीर को मौत की हिचकियां आती रहती है। मुनीर को इमरान खान के समर्थकों से भी खतरा है, जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी मुनीर के दुश्मन बने हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोग ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आसिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। मुल्ला मुनीर के पापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पाकिस्तान की आवाम से लेकर पाकिस्तानी फौज भी मुनीर से नफरत करती है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा था। मुल्ला मुनीर जानता है अफगानिस्तान और बलूच आर्मी के खिलाफ गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी के सैकड़ों जवान बेमौत मारे गए हैं। इस बात का गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी किसी भी रूप में ले सकती है, इसलिए मुनीर ने अपने लिए बुलेट प्रूफ ग्लास का चैम्बर तैयार करवाया है। गाजा पीस प्लान को लेकर ज्यादातर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस फैसले से मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा हमास और ईरान से है। मुनीर जानता है कि जैसे ही हमास के आतंकियों को मौका मिला तो वो मुनीर को छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा ईरान की किस मिसाइल पर मुनीर का नाम लिखा है, ये खतरा मुनीर के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। यही वजह है कि मुनीर पाकिस्तान से लेकर दावोस तक बिना बुलेट प्रूफ के नहीं चलता है।